भाग 13। नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास आंख की किरकिरी। सुनकर विनोदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिहारी के चरणों की धूल ली, बोली, सब न सुनोगे तो मैं जी न सकूंगी, थोड़ी धीरज रखकर सुनना होगा। तुमने मुझे जो आदेश दिया था मैंने उसी को सिर माथे उठा लिया था। तुमने मुझे पत्र तक न लिखा तो भी अपने गांव में मैं लोगों की निंदा सहकर जिंदगी बिता देती। तुम्हारे स्नेह के बदले तुम्हारे शासन को ही स्वीकार करती, लेकिन विधाता उसमें भी वाम हुए। जिस पाप को मैंने जगाया उसने मुझे निर्वासन में भी न टिकने दिया। महेंद्र वहां पहुंचा। मेरे घर पर जाकर उसने सबके सामने मेरी मिट्टी पलीद की। गांव में मेरे लिए जगह न रह गई। मैंने दोबारा तुम्हें बेहद तलाशा कि तुम्हारा आदेश लूं, पर तुमको न पा सकी। मेरी खुली चिट्ठी तुम्हारे यहां से लाकर मुझे देते हुए महेंद्र ने धोखा दिया। मैंने समझा तुमने मुझे एक बार की त्याग दिया, इसके बाद मैं बिल्कुल नष्ट हो सकती थी, मगर पता नहीं तुम्हें क्या है, तुम दूर रहकर भी बचा सकते हो। मैंने दिल में तुम्हें जगह दी है, इसी से पवित्र वही कठिन परिचय सख्त सोने की तरह, ठोस मणि की तरह मेरे मन में है। उसने मुझे मूल्यवान बनाया है। देवता, तुम्हारे पैर छूकर कहती हूँ, वह मूल्य नष्ट नहीं हुआ है। बिहारी चुप रहा। विनोदिनी भी और कुछ न बोली। तीसरे पहर की धूप पल पल पर फीकी पड़ने लगी। ऐसे समय महेंद्र दरवाजे पर आया और बिहारी को देखकर चौंक पड़ा। विनोदिनी के प्रति उसमें जो उदासीनता आ रही थी, ईर्ष्या से वह जाने जाने को हो गई। विनोदिनी को बिहारी के पांवों के पास बैठी देखकर ठुकराए हुए महेंद्र को चोट पहुंची। व्यंग्य के स्वर में महेंद्र ने कहा, तो अब रंगमंच से महेंद्र का प्रस्थान हुआ, बिहारी का प्रवेश। दृश्य बेहतरीन है, तालियां बजाने को जी चाहता है, लेकिन उम्मीद है यही अंतिम अंक है, इसके बाद अब कुछ भी अच्छा न लगेगा। विनोदिनी का चेहरा तमतमा उठा। महेंद्र की शरण जब उसे लेनी पड़ी है तो इस अपमान का क्या जवाब दे। व्याकुल होकर उसने केवल बिहारी की ओर देखा। बिहारी खाट से उठा, बोला, महेंद्र, कायर की तरह विनोदिनी का यूं अपमान न करो। तुम्हारी भलमन साहत अगर तुम्हें नहीं रोकती तो रोकने का अधिकार मुझको है। महेंद्र ने हंसकर कहा, इस बीच अधिकार भी हो गया। आज तुम्हारा नया नामकरण है, विनोदिनी। अपमान करने का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। यह देखकर बिहारी ने महेंद्र का हाथ दबाया। कहा, महेंद्र, मैं विनोदिनी से ब्याह करूंगा, सुन लो, लिहाजा संयत होकर बात करो। महेंद्र अचरज के मारे चुप हो गया और विनोदिनी चौंक उठी। उसकी छाती के अंदर का लहू खल बला उठा। बिहारी ने कहा, और एक खबर देनी है तुम्हें, तुम्हारी मां मृत्यु सेज पर है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं आज रात को ही गाड़ी से जाऊंगा, विनोदिनी भी मेरे साथ जाएगी। विनोदिनी ने चौंक कर पूछा, बुआ बीमार है? बिहारी बोला, हाँ सख्त, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर महेंद्र ने और कुछ न कहा, चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। विनोदिनी ने बिहारी से पूछा, अभी तुमने जो कहा, तुम्हारी जुबान पर यह बात कैसे आई? मजाक तो नहीं? बिहारी बोला, नहीं, मैंने ठीक ही कहा है, मैं तुमसे ब्याह करूंगा। विनोदिनी, किस लिए? उद्धार करने के लिए। बिहारी, नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए। विनोदिनी, यही मेरा पुरस्कार है, इतना भर स्वीकार किया, मेरे लिए यही मेरा पुरस्कार है। कुछ नहीं चाहती, ज्यादा मिले भी तो रहने का नहीं। बिहारी, क्यों? विनोदिनी, वह सोचते हुए भी शर्म आती है। मैं विधवा हूँ, बदनाम हूँ, सारे समाज के सामने तुम्हारी फजीहत करूं, यह हरगिज नहीं होगा। यह बात जबान पर न लाओ। बिहारी, तुम मुझे छोड़ दोगी? विनोदिनी, छोड़ने का अधिकार मुझे नहीं। चुपचाप तुम बहुतों की बहुत भलाई किया करते हो, अपने वैसे ही किसी व्रत का काई सा भार मुझे देना, उसी को ढोती हुई मैं अपने आपको तुम्हारी दासी समझा करूंगी, लेकिन विधवा से तुम ब्याह करोगे? छे, तुम्हारी उदारता से सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मैं यह काम करूं, समाज में तुम्हें नीचा करूं तो जिंदगी में यह सिर कभी उठा न सकूंगी। बिहारी, मगर मैं तुम्हें प्यार करता हूं। विनोदिनी, उसी प्यार के अधिकार से आज मैं एक ढिठाई करूंगी। इतना कहकर विनोदिनी झुकी। उसने उसके पैर की उंगली को चूम लिया। पैरों के पास बैठकर बोली, तुम्हें अगले जन्म में पा सकूं, इसके लिए मैं तपस्या करूंगी। इस जन्म में अब कोई उम्मीद नहीं। मैंने बहुत दुख उठाया, काफी सबक मिला। ये सबक अगर भूल बैठती तो मैं तुम्हें नीचा दिखाकर और भी नीची बनती, लेकिन तुम ऊंचे हो, तभी आज मैं फिर से सिर उठा सकी हूं। अपने इस आश्रय को मैं धूल में नहीं मिला सकती। बिहारी गंभीर हो रहा। विनोदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, गलती मत करो, मुझसे विवाह करके तुम सुखी न होगे, अपना गौरव गंवा लोगे, मैं भी अपना गर्व खो बैठूंगी। तुम सदा निर्लिप्त रहो, प्रसन्न रहो। आज भी तुम वही हो, मैं दूर से ही तुम्हारा काम करूंगी। तुम खुश रहो, सदा सुखी रहो।
महेंद्र माँ के कमरे में जा रहा था कि आशा दौड़ी दौड़ी आई। कहा अभी वहां मत जाओ। महेंद्र ने पूछा क्यों? आशा बोली डॉक्टर ने बताया है माँ को चाहे दुख का हो चाहे सुख का, अचानक कोई धक्का लगने से आफत हो सकती है। महेंद्र बोला मैं दबे पांवों उनके सिरहाने की तरफ जाकर एक बार देखाऊं जरा, उन्हें पता न चलेगा। महेंद्र तो तुम कहना क्या चाहती हो? आशा पहले बिहारी बाबू उन्हें देखाएं, वे जैसा कहेंगे वही करूंगी। इतने में बिहारी आ गया। आशा ने उसे बुलवाया था। बिहारी को देखकर आशा को थोड़ा भरोसा हुआ। बोली तुम्हारे जाने के बाद से माँ और भी अकुला उठी हैं। भाई साहब पहले दिन जब तुम न दिखाई पड़े उन्होंने पूछा बिहारी कहाँ गया? मैंने कहा वे एक जरूरी काम से बाहर गए हैं, बृहस्पति तक लौट आएंगे। उसके बाद से वे रहकर चौंक पड़ती हैं। मुंह से कुछ नहीं कहती लेकिन अंदर ही अंदर मानो किसी की राह देख रही हैं। कल तुम्हारा तार मिला, मैंने उन्हें बताया तुम आ रहे हो। उन्होंने आज तुम्हारे लिए खास तौर से खाने का इंतजाम करवाने को कहा है। तुम्हें जो जो चीजें अच्छी लगती है सब मंगवाई हैं, सामने बरामदे पर रसोई का प्रबंध कराया है। अंदर से वह खुद बताती रहेंगी। डॉक्टर ने लाख मना किया, एक न सुनी। अभी अभी जरा देर पहले मुझे बुलाकर कहा बहू रसोई तुम अपने हाथों बनाना, आज बिहारी को मैं अपने सामने बिठाकर खिलाऊंगी। सुनते ही बिहारी की आंखें छला उठी। पूछा माँ है कैसी? आशा ने कहा तुम खुद चलकर देखो, मुझे तो लगता है बीमारी और बढ़ गई है। बिहारी अंदर गया। महेंद्र खड़ा अचरज में पड़ गया। आशा ने मजे में गृहस्थी संभाल ली है, कितनी आसानी से महेंद्र को अंदर जाने से रोक दिया। न संकोच किया न रूठी। महेंद्र आज कितना सकुचा गया है, वह अपराधी है। चुपचाप खड़ा रहा, बाहर माँ के कमरे में न घुस सका। फिर भी यह अजीब बात, बिहारी से वह कैसे खटके बोली। सलाह परामर्श सब उसी से। वही आज इस घर का सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, एकमात्र रक्षक है। उसको कहीं रोक नहीं, उसी के निर्देश पर सब कुछ चलता है। कुछ दिनों के लिए महेंद्र जो स्थान छोड़कर चला गया था, लौट कर देखा वह स्थान अब ठीक वैसा ही नहीं है। बिहारी के अंदर जाते ही राजलक्ष्मी ने पूछा तू आ गया बेटे? बिहारी बोला हाँ माँ लौट आया। राजलक्ष्मी ने पूछा काम हो गया तेरा? खुश होकर बिहारी बोला हाँ माँ हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। और उसने एक बार बाहर की तरफ देखा। राजलक्ष्मी बहू आज तेरे लिए खुद खाना पकाएगी, मैं यहाँ से उसे बताती जाऊंगी। डॉक्टर ने मना किया है। मगर अब काहे की मना ही बेटे, मैं क्या इन आंखों से एक बार तुम लोगों का खाना भी न देख पाऊंगी? बिहारी ने कहा डॉक्टर के मना करने की बात तो समझ में नहीं आती, तुम न बताओगी तो चलेगा कैसे? छुटपन से तुम्हारे हाथ की ही रसोई हमें भाई है। महेंद्र भैया का जी तो पश्चिम की दाल रोटी से उग गया है, तुम्हारे हाथ की बनाई मछली मिलेगी तो वह जी जाएगा। आज हम दोनों भाई जैसे बचपन में करते थे, होड़ लगाकर खाएंगे। तुम्हारी बहू जुटा सके तब जानो। राजलक्ष्मी समझ तो गई थी कि बिहारी के साथ महेंद्र आया है, फिर भी उसकी धड़कन बढ़ गई। बिहारी ने कहा पछाह जाकर महेंद्र की सेहत बहुत कुछ सुधर गई है। आज सफर से आया है इसलिए थका मांदा लगता है, नहाने से ठीक हो जाएगा। राजलक्ष्मी ने फिर भी महेंद्र के बारे में कुछ न कहा। इस पर बिहारी ने कहा माँ महेंद्र बाहर ही खड़ा है, जब तक तुम नहीं बुलाओगी वह नहीं आएगा। राजलक्ष्मी कुछ बोली नहीं, सिर्फ दरवाजे की तरफ नजर उठाई। उनका उधर देखना था कि बिहारी ने कहा महेंद्र भैया आ जाओ। महेंद्र धीरे धीरे अंदर आया। कलेजे की धड़कन कहीं एकाएक थम जाए, इस डर से राजलक्ष्मी तुरंत महेंद्र की ओर न देख सकी। आंखें आंख मुंदी रहीं। बिस्तर की तरफ ताक कर महेंद्र चौंक उठा। उसे मानो किसी ने पीटा हो। माँ के पैरों के पास सिर रखकर उनका पैर पकड़े पड़ा रहा। कलेजे की धड़कन से राजलक्ष्मी का सर्वांग कांपता रहा। कुछ देर बाद अन्नपूर्णा ने धीमे से कहा दीदी तुम महेंद्र को कहो कि वह उठे, नहीं तो वह यहीं बैठा रहेगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा महेंद्र उठ। बहुत दिनों के बाद महेंद्र का जो नाम लिया तो उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। आंसू बहने से मन की पीड़ा कुछ हल्की हुई। महेंद्र उठा, जमीन पर घुटना गाड़ खाट की पाटी पर छाती रखकर माँ के पास बैठा। राजलक्ष्मी ने बड़ी तसल्ली से करवट बदली। दोनों हाथों से अपनी ओर खींचकर उन्होंने महेंद्र का सिर सूंघा और ललाट को चूम लिया। महेंद्र ने रुंधे कंठ से कहा मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ पहुंचाई है माँ, मुझे माफ करो। कलेजा ठंडा हुआ तो राजलक्ष्मी ने कहा ऐसा मत कह बेटे, तुझे माफ किए बिना मैं जी सकती हूँ भला। बहू कहाँ गई? बहू आशा पास ही दूसरे कमरे में पथ्य तैयार कर रही थी। अन्नपूर्णा उसे बुला लाई। राजलक्ष्मी ने महेंद्र को जमीन पर से उठकर बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। महेंद्र बैठा तो उसकी बगल की जगह दिखाती हुई राजलक्ष्मी ने कहा तुम यहां बैठो बहू,
आज तुम दोनों को मैं पास पास बिठा कर देख लूं, तभी मेरी तकलीफ मिटेगी। बहू, आज मुझसे शर्म न करो। महेंद्र के लिए जो मलाल है उसे भी भुला दो, उसके पास बैठो। इस पर आशा घूंघट निकाले धड़कते दिल से लजाती हुई आकर महेंद्र के पास बैठ गई। राजलक्ष्मी ने महेंद्र का दाहिना हाथ लिया और आशा के दाहिने हाथ से मिलाकर दबाया। बोली, अपनी इस बिटिया को मैं तेरे हाथों सौंप जाती हूँ। महेंद्र, इसका ख्याल रखना, ऐसी लक्ष्मी तुझे और कहीं नहीं मिलेगी। मंजली, आओ दोनों को आशीर्वाद दो, तुम्हारे पुण्य से ही दोनों का मंगल हो। अन्नपूर्णा उनके सामने गई। दोनों ने आंसू भरे नेत्रों से उनके चरणों की धूल ली। उन्होंने दोनों के माथे को चूमा। ईश्वर तुम्हारा मंगल करें। राजलक्ष्मी, बिहारी आगे आओ बेटे, महेंद्र को तुम माफी दो। बिहारी ज्यों ही महेंद्र के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसने उसे बाहों में लपेटकर कसकर छाती से लगा लिया। राजलक्ष्मी ने कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ महेंद्र, बिहारी छुटपन से तेरा जैसा मित्र था, सदा वैसा ही रहे। इसके बाद राजलक्ष्मी थकावट के मारे और कुछ न कह सकी, चुप हो गई। बिहारी कोई उत्तेजक दवा उनके होंठों तक ले गया। हाथ हटाकर राजलक्ष्मी ने कहा, अब दवा नहीं बेटे, अब मैं भगवान को याद करूं, वही मुझे दुनिया की सारी जलन की दवा देंगे। महेंद्र, तुम लोग थोड़ा आराम कर लो बेटे। बहू, रसोई चढ़ा दो। शाम को महेंद्र और बिहारी राजलक्ष्मी की खाट के पास नीचे खाने बैठे। परोसने का जिम्मा राजलक्ष्मी ने आशा को दे रखा था। वह परोसने लगी। महेंद्र का कौर नहीं उठ रहा था, कलेजे में आंसू उमड़े आ रहे थे। राजलक्ष्मी बोली, तू ठीक से खा क्यों नहीं रहा है महेंद्र? खा, मैं आंखें भरकर देखूं। बिहारी ने कहा, तुम तो जानती ही हो माँ, महेंद्र भैया का सदा का यही हाल है, वह खा नहीं सकता। भाभी, जरा यह घंट थोड़ा सा और दो, मुझे बेहतरीन बना है। खुश होकर राजलक्ष्मी जरा हंसी। मुझे मालूम है बिहारी को ये बेहद पसंद है। बहू, भला उतने से क्या होगा? और दो। बिहारी बोला, तुम्हारी यह बहू अव्वल दर्जे की कंजूस है, इसके हाथ से कुछ निकलता ही नहीं। राजलक्ष्मी बोली, सुन लो बहू, तुम्हारा ही नमक खाकर बिहारी तुम्हारी ही निंदा करता है। आशा बिहारी की पत्तल में सब्जी डाल गई। बिहारी बोल उठा, हाय राम, मुझे तो सब्जी देकर ही धता बतानी चाहती है, अच्छी अच्छी चीजें सब महेंद्र भैया के हिस्से। आशा फुसफुसाकर कह गई, कुछ भी करो, निंदक की जबान बंद नहीं होने की। बिहारी बोला, मिठाई देकर देखो बंद होती है या नहीं। दोनों दोस्त खा चुके तो राजलक्ष्मी को बड़ी तृप्ति मिली। बोले, बहू, अब तुम जाकर खा लो। आशा उनके हुक्म पर खाने चली गई। उन्होंने महेंद्र से कहा, तू थोड़ा सो ले। महेंद्र बोला, सो जाऊं अभी से। महेंद्र ने सोच रखा था रात को वह मां की सेवा में रहेगा, मगर राजलक्ष्मी ने धीमे से कहा, बहू, देख आओ कि महेंद्र का बिस्तर ठीक भी है या नहीं, वह अकेला है। आशा लाज के मारे मरी सी किसी तरह कमरे से बाहर चली गई। वहां केवल बिहारी और अन्नपूर्णा रह गए। तब राजलक्ष्मी ने कहा, तुमसे एक बात पूछनी है बिहारी, विनोदिनी का क्या हुआ? पता है कहाँ है वह? बिहारी ने कहा, वह कलकत्ता में है। राजलक्ष्मी ने आंखों की मौन दृष्टि से ही प्रश्न किया। बिहारी समझ गया, बोला, उसकी तुम अब फिक्र ही न करो माँ। राजलक्ष्मी बोली, उसने मुझे बहुत दुख दिया है बिहारी, फिर भी मैं अंदर से उसे प्यार करती हूँ। बिहारी बोला, वह भी मन ही मन तुम्हें प्यार करती है माँ। राजलक्ष्मी, मुझे भी यही लगता है बिहारी, दोष गुण सब में होता है, लेकिन वह मुझे प्यार करती थी, ढोंग करके कोई उस तरह की सेवा नहीं कर सकती। बिहारी बोला, तुम्हारी सेवा करने के लिए वह तड़प रही हैं। राजलक्ष्मी ने लंबी सांस ली। कहा, महेंद्र, आशा सब तो सोने चले गए, रात में उसे एक बार ले आओ तो क्या हर्ज है? बिहारी ने कहा, वह तो इसी घर के बाहर वाले कमरे में छिपी बैठी है माँ, उसने प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम उसे बुलाकर माफ नहीं कर दोगी वह पानी भी न पिएगी। राजलक्ष्मी परेशान हो उठी, बोली, सारे दिन से भूखी है, अरे तो जाओ उसे बुला ला। ज्यों ही विनोदिनी कमरे में आई, राजलक्ष्मी बोल उठी, राम राम, तुमने यह किया क्या बहू? दिन भर बे खाए पिए बैठी हो, चाओ पहले खा लो, फिर बातचीत होगी। विनोदिनी ने उनके चरणों की धूल ली, बोली, पहले इस पापिन को तुम माफ करो बुआ, तभी मैं खाऊंगी। राजलक्ष्मी, माफ कर दिया बिटिया, माफ कर दिया, अब मुझे किसी से भी कोई मलाल नहीं। विनोदिनी का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बहू, तुमसे जीवन में किसी का बुरा न हो और तुम भी सुखी रहो। विनोदिनी, तुम्हारा आशीर्वाद झूठा न होगा बुआ, मैं तुम्हारे पांव छूकर कहती हूँ, मुझसे इस घर का बुरा न होगा। झुककर अन्नपूर्णा को प्रणाम करके विनोदिनी खाने गई।
लौटने पर राजलक्ष्मी ने पूछा, तो अब तुम चली? बिनोदिनी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी बुआ, ईश्वर साक्षी है, मुझसे किसी बुराई की शंका न करो। राजलक्ष्मी ने बिहारी की तरफ देखा। बिहारी ने कुछ सोचा कर कहा, भाभी रहें, कोई हर्ज नहीं। रात में बिहारी, अन्नपूर्णा और बिनोदिनी तीनों ने मिलकर राजलक्ष्मी की सेवा की। इधर रात को आशा राजलक्ष्मी के पास नहीं आई। इस शर्म से वह तड़के ही उठी। महेंद्र को सोता ही छोड़कर उसने जल्दी से मुंह धोया, कपड़े बदले और तैयार होते ही आई। तब भी धुंधल का था। दरवाजे पर आकर उसने जो कुछ देखा वह अवाक रह गई। स्वप्न तो नहीं। स्पिरिट लैंप जलाकर बिनोदिनी पानी गर्म कर रही थी। रात को बिहारी ने पलकें भी न झपकाई थी। उनके लिए चाय बनानी थी। आशा को देखकर बिनोदिनी खड़ी हो गई, बोली, सारे अपराधों के साथ मैंने आज तुम्हारी शरण ली है और कोई तो जाने की न कह सकेगा, मगर तुम अगर कह दो जाओ तो मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। आशा कोई जवाब न दे सकी। वह यह भी ठीक न समझ सकी कि उसका मन क्या कह रहा है, इसलिए वह हक्की बक्की हो गई। बिनोदिनी, मुझे तुम कभी माफ नहीं कर पाओगे, इसकी कोशिश भी मत करना, मगर मुझसे अब कोई खतरा मत समझना। जिन कुछ दिनों के लिए बुआ को जरूरत है मुझे इनकी सेवा करने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। कल जब राजलक्ष्मी ने आशा का हाथ लेकर महेंद्र के हाथों दिया तो उसने मन का सारा मलाल हटाकर सोढ़ू आने को महेंद्र के हाथों सौंप दिया था। आज बिनोदिनी को अपनी नजर के सामने खड़ी देखकर उसके खंडित प्रेम की ज्वाला शांत न हो सकी। इसे कभी महेंद्र ने प्यार किया था, शायद अब भी मन ही मन प्यार करता हो। यह बात उसके कलेजे में लहर की तरह फूल उठने लगी। जरा ही देर बाद महेंद्र जगेगा और वह बिनोदिनी को देखेगा, जाने किस नजर से देखेगा। भारी हृदय लिए आशा राजलक्ष्मी के कमरे में पहुंची। बहुत शर्माती हुई बोली, मौसी, तुम रात भर नहीं सोई हो, जाओ सो जाओ। अन्नपूर्णा ने एक बार अच्छी तरह से आशा के चेहरे को देखा। उसके बाद सोने जाने के बजाय आशा को साथ लिए अपने कमरे में गई। बोली, चुन्नी, खुलकर बात करना चाहती है? तू अब बातों को मन में मत रख। गैर को दोषी बनाने का जो सुख है, मन में दोष रखने का दुख उससे कहीं बड़ा है। आशा ने कहा, मन में कोई गांठ में रखना तो नहीं चाहती हूँ मौसी, सब भूल जाना ही चाहती हूँ, मगर भूलते ही तो नहीं बनता। अन्नपूर्णा बोली, तू ठीक ही कहती है बिटिया, उपदेश देना आसान है, कर दिखाना ही मुश्किल है। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। जी जान से इस भाव को कम से कम रखो, मानो भूल गई है। पहले बाहर से भुलाना शुरू कर, तभी भीतर से भी भूल सकेगी। आशा ने सिर झुकाए हुए कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा? अन्नपूर्णा बोली, बिहारी के लिए बिनोदिनी चाय बना रही है, तो दूध, चीनी, प्याला सब कुछ लेकर जा, मिलकर काम करो। आशा आदेश पालन के लिए उठी। अन्नपूर्णा ने कहा, यह आसान है, लेकिन मुझे एक बात और कहनी है, वह और भी सख्त है और उसका पालन मुझे करना ही पड़ेगा। जब तब महेंद्र से बिनोदिनी की मुलाकात होगी ही, और तब तेरे मन में क्या होगा मैं जानती हूँ, लेकिन वैसे में कभी कनखियों से भी महेंद्र या बिनोदिनी के भाव को देखने की कोशिश तक न करना। कलेजा फटता रहे लेकिन अडिग रहना पड़ेगा। महेंद्र यह समझेगा कि तुझे कोई शक नहीं रहा, टूटने के पहले जैसा था, जोर वैसा ही जुड़ गया है। महेंद्र या और कोई तेरी शक्ल देखकर अपने को दोषी नहीं समझेगा। चुन्नी, यह कोई मेरा उपदेश नहीं, आग्रह नहीं, यह तेरी मौसी का आदेश है। मैं जब काशी चली जाऊं तब तू एक दिन को भी यह बात न भूलना। चाय का प्याला लिए आशा बिनोदिनी के पास पहुंची। पूछा, उबल गया पानी? मैं दूध ले आई हूं। बिनोदिनी अचरज से आशा का मुंह ताकने लगी। बोली, बिहारी भाई साहब बरामदे में बैठे हैं, तुम उनको चाय भेज दो, इतने में बुआ का मुंह धुलाने का इंतजाम करती हूँ, अब जग जाएं शायद। बिनोदिनी चाय लेकर बिहारी के पास नहीं गई। उसके प्रेम को कबूल करने के नाते बिहारी ने जो अधिकार उसे दिया था, उसके मनमाने इस्तेमाल में उसे संकोच हुआ। अधिकार पाने की जो मर्यादा है, उसे बचाना हो तो अधिकार के प्रयोग को संयत होना चाहिए। जितना मिलता है उतने के लिए छीना झपटी करना कंगले को ठीक लगता है। इतने में महेंद्र आ पहुंचा। आशा का दिल धक कर उठा, तो भी अपना जी जब्त करके उसने स्वाभाविक स्वर में महेंद्र से कहा, तुम इतनी जल्दी जग गए? रोशनी न आए इस वजह से मैंने खिड़कियां बंद कर दी थीं। बिनोदिनी के सामने ही इस सहज भाव से आशा को बात करते देखकर महेंद्र के कलेजे पर मानो कोई पत्थर उतर गया। वह खुश होकर बोला, देखने आ गया कि माँ कैसी है, वे सो रही हैं अभी तक? आशा ने कहा, हाँ सो रही हैं अभी तक, अभी वहां मत जाना, भाई साहब ने बताया आज वे पहले से अच्छी हैं, बहुत दिनों के बाद कल रात भर वे मजे में सोई हैं। महेंद्र निश्चिंत हुआ। पूछा, चाची कहाँ है? आशा ने चाची का कमरा दिखा दिया।
आशा की यह दृढ़ता और संयम देखकर विनोदिनी को भी हैरत हुई। महेंद्र ने पुकारा, चाची। अन्नपूर्णा स्नान करके पूजा करने की सोच रही थी, फिर भी उन्होंने कहा, आ महेंद्र आ। महेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। कहा, चाची मैं पापी हूं, तुम लोगों के सामने आते मुझे शर्म आती है। अन्नपूर्णा बोली, ऐसा नहीं कहते बेटे, बच्चे तो गर्द में सुनकर भी माँ की गोद में बैठते हैं। महेंद्र, मगर मेरी यह धूल कभी धुलने की नहीं चाची। अन्नपूर्णा, दो एक बार झाड़ देने से ही झड़ जाएगी। अच्छा ही हुआ महेंद्र, तुझे अपने भले होने का अभिमान था, अपने पर तुझे बेहद विश्वास था। पाप की आंधी ने तेरे उस गर्व को तोड़ गिराया है और कुछ नहीं बिगाड़ा। महेंद्र, अब तुम्हें मैं न जाने दूंगा। चाची, तुम्हारे चले जाने से ही मेरी यह दुर्गत हुई। अन्नपूर्णा, मैं रहकर तुझे जिस दुर्गति से बचाती वह हो गई, अच्छा हुआ, अब तुमको मेरी कोई जरूरत ना पड़ेगी। दरवाजे पर फिर पुकार मची, चाची पूजा करने बैठी हो क्या? अन्नपूर्णा ने कहा, नहीं तू आ। बिहारी अंदर आया। इतने तड़के महेंद्र को जगह देखकर वह बोला, जीवन में आज शायद पहली बार तुमने सूर्योदय देखा भैया। महेंद्र ने कहा, हाँ भाई, मेरे जीवन में यह पहला सूर्योदय है। तुम्हें चाची से कोई राय करनी है शायद, मैं चलता हूँ। बिहारी ने हंसकर कहा, तुम्हें भी कैबिनेट का मिनिस्टर बना लिया गया समझो, तुमसे तो मैंने कभी कुछ छिपाया नहीं, ऐतराज न हो तो आज भी न छिपाऊं। महेंद्र, मैं और ऐतराज, हाँ, दावा जरूर नहीं कर सकता। तुम अगर मुझसे कुछ न छिपाओ तो मैं भी फिर से आप अपने ऊपर श्रद्धा करने का मौका पाऊं। बिहारी की जबान रुक सी गई, मगर उसने जोर देकर कहा, ऐसी बात आई थी कि मैं विनोदिनी से विवाह करूंगा, चाची से उसी के बारे में फैसला लेना था। महेंद्र सकुचा गया। अन्नपूर्णा चौंक कर बोली, यह कैसी बात है बिहारी? महेंद्र ने बड़ा बल डालकर अपने संकोच को हटाया। कहा, बिहारी, यह विवाह नहीं होगा। अन्नपूर्णा ने कहा, इस प्रस्ताव में क्या विनोदिनी का हाथ है? बिहारी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अन्नपूर्णा बोली, वह भला क्या राजी होगी इस पर? महेंद्र बोला, वह भला राजी क्यों न होगी चाची, मैं जानता हूं वह हृदय से बिहारी की भक्ति करती है, ऐसे आश्रय को वह छोड़ सकती है भला? बिहारी ने कहा, विवाह का प्रस्ताव विनोदिनी से मैंने किया था भैया, उसने शर्म से इनकार कर दिया है। सुनकर महेंद्र चुप रह गया। भले बुरे राजलक्ष्मी के 2 दिन निकल गए। एक दिन सुबह उनका चेहरा खिला खिला दिख रहा था, पीड़ा का नामो निशान नहीं था। उसी दिन उन्होंने महेंद्र को बुलाकर कहा, मैं अब ज्यादा देर की मेहमान नहीं बेटे, मगर मैं बड़े सुख से मर सकूंगी। महेंद्र, मुझे अब कोई दुख नहीं है। तू जब छोटा था तो तुझे पाकर जो खुशी मुझे थी, आज उसी खुशी से मेरा हृदय भर उठा है। तू मेरी गोदी का लाडला है, मेरे कलेजे का रत्न, मैं तेरी सारी बला साथ लिए जा रही हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। इतना कहकर वह महेंद्र के मुखड़े और बदन पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र की रुलाई का बांध टूट गया। राजलक्ष्मी ने कहा, रो मत बेटे, लक्ष्मी घर में रही, कुंजी मेरी बहू को देना, मैंने सब कुछ संजो कर रखा है, गृहस्थी में किसी बात की कमी न पड़ेगी तुम्हें। एक बात और कह लूं, मेरी मौत से पहले किसी को मत बताना, मेरे बक्स में 2000 के नोट पड़े हैं, वे रुपए विनोदिनी को दे रही हूँ, वह विधवा है, अकेली है, इन रुपयों के सूद से उसके दिन मजे में कट जाएंगे, मगर उसे अपने यहाँ मत रखना। राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलवाया। कहा, बेटा बिहारी, कल महेंद्र बता रहा था, तूने लाचार जनों की चिकित्सा के लिए एक बगीचा लिया है, भगवान तुम्हें लंबी आयु देकर गरीबों की भला करें। मेरे ब्याह के समय मेरे ससुर ने मुझे एक गांव दिया था, वह गांव मैं तुझे देती हूँ, उसे गरीबों की सेवा में लगाना, इससे मेरे ससुर का पुण्य होगा। राजलक्ष्मी की मृत्यु के बाद उनका श्राद्धादि खत्म करके महेंद्र ने कहा, भाई बिहारी, मैं डॉक्टरी जानता हूँ, तुमने जो काम शुरू किया है मुझे भी उसमें शामिल कर लो। चुन्नी अब ऐसी गृहिणी बन गई है कि वह भी तुम्हारी मदद कर सकेगी, हम सब लोग वहीं रहेंगे। बिहारी ने कहा, खूब अच्छी तरह सोच देखो भैया, यह काम हमेशा के लिए कर सकोगे, वैराग्य के इस क्षणिक आवेश में ऐसा स्थायी भाव मत ले बैठो। महेंद्र बोला, तुम भी जरा सोचकर देखो, जीवन को मैंने इस तरह बखेरा किया है कि अब बैठे उसके उपभोग की गुंजाइश न रही, इसे अगर सक्रियता में न खींचता चलूं तो जाने किस रोज यह मुझे अवसाद में खींच ले जाएगा, अपने काम में मुझे शामिल करना ही पड़ेगा, यही बात तय रही। अन्नपूर्णा और बिहारी दोनों बैठकर शांत उदासी लिए पिछले दिनों की चर्चा कर रहे थे। दोनों के एक दूसरे से अलग होने का समय करीब था। विनोदिनी के दरवाजे के पास आकर पूछा, चाची, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अन्नपूर्णा बोली, आ जाओ बिटिया आओ। विनोदिनी आई, उनसे 2-4 बातें करके बिछौना उठाने का बहाना करके अन्नपूर्णा चली गई। विनोदिनी ने बिहारी से कहा, अब मेरे लिए तुम्हारा जो आदेश हो कहो। बिहारी ने कहा,
भाभी तुम ही बताओ तुम क्या चाहती हो। विनोदिनी बोली, मैंने सुना है गरीबों के इलाज के लिए तुमने कोई बगीचा लिया है, मैं वहीं तुम्हारा कोई काम करूंगी और कुछ ना बने तो खाना पकाऊंगी। तिहारी बोला, मैंने बहुत सोच देखा है भाभी, उन हंगामों से अपने जीवन के जाल में बेहद गांठें पड़ गई हैं। अब एकांत में बैठकर एक एक करके उन्हीं गांठों को खोलने का समय आ गया है। पहले सबकी सफाई कर लेनी होगी। अब जो जी चाहता है सबको मान लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। अब तक तो गुजरा, जितना कुछ झेला उन सब के आवर्तन और आंदोलन को शांत न कर लूं तो जीवन की समाप्ति के लिए तैयार न हो सकूंगा। अगर सारे बीते दिन अनुकूल हों तो संसार में केवल तुमसे ही मेरा जीवन पूर्ण हो सकता था। अब तुमसे मुझे वंचित होना ही पड़ेगा। सुख की कोशिश अब बेकार है। अब तो धीरे धीरे टूट फूट कर मरम्मत कर लेनी है। इतने में अन्नपूर्णा आई। उनके आते ही विनोदिनी ने कहा, माँ, तुम्हें अपने चरणों में मुझे शरण देनी पड़ेगी। पापिन के नाते तुम मुझे मत ठुकराओ। अन्नपूर्णा बोली, चलो मेरे ही साथ चलो। अन्नपूर्णा और विनोदिनी जिस दिन काशी जाने लगीं, मौका ढूंढकर बिहारी ने अकेले में विनोदिनी से भेंट की। कहा, भाभी, तुम्हारी कोई यादगार मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। विनोदिनी बोली, अपने पास ऐसा क्या है जिसे निशानी की तरह पास रखो। बिहारी ने शर्म और संकोच के साथ कहा, अंग्रेजों में ऐसे रिवाज हैं, अपनी प्रिय पात्री की कोई लट याद के लिए रख लेते हैं। तुम अगर विनोदिनी, छे कैसी घिनौनी बात, मेरे बालों का तुम क्या करोगे। वह मुई नापाक चीज कुछ ऐसी नहीं कि तुम्हें दूं। अभागिन मैं तुम्हारे पास रह नहीं सकती। मैं ऐसा कुछ देना चाहती हूं जो मेरा होकर तुम्हारे काम में आए। बिहारी ने कहा, लूंगा। इस पर विनोदिनी ने आंचल की गांठ से खोलकर हजार के 2 नोट बिहारी को दिए। बिहारी गहरे आवेश के साथ विनोदिनी के चेहरे की ओर एकटक देखता रहा। जरा देर बाद बोला, और मैं क्या तुम्हें कुछ न दे पाऊंगा। विनोदिनी ने कहा, तुम्हारी निशानी मेरे पास है, वह मेरे अंग का भूषण है, उसे कभी कोई छीन नहीं सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर उसने अपने हाथ की चोट का वह दाग दिखाया। बिहारी हैरान रह गया। विनोदिनी बोली, तुम नहीं जानते, यह आघात तुम्हारा है और यह आघात तुम्हारे ही योग्य है। इसे तुम भी वापस नहीं ले सकते। मौसी के इतना समझाने बुझाने के बावजूद विनोदिनी की ये आशा अपने मन को निष्कंटक न कर सकी थी। राजलक्ष्मी के सेवा जतन में दोनों साथ जुटी रहीं, पर जब से उसकी नजर विनोदिनी पर पड़ी तभी उसके दिल को चोट लगी। जबान से आवाज न निकली और हंसने की कोशिश ने उसे दुखाया। विनोदिनी की कोई मामूली सेवा लेने में भी उसका मन नाराज रहता। शिष्टता के नाते विनोदिनी का लगाया पान उसे लेना पड़ा, लेकिन बाद में तुरंत थूक दिया है। लेकिन आज जब जुदाई की घड़ी आई, मौसी दोबारा घर बार छोड़कर जाने लगी और आशा का हृदय आंसू से गीला हो उठा, तो विनोदिनी के लिए भी उसका मन भराया। जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बारगी जा रहा हो, उसे माफ न कर सके, ऐसे लोग दुनिया में कम ही हैं। उसे मालूम था विनोदिनी महेंद्र को प्यार करती है, क्यों न करे। महेंद्र को प्यार करना कितना जरूरी है, यह बात उससे ज्यादा कौन जान सकता है। वह धीरे धीरे विनोदिनी के पास जाकर विषाद से बोली, दीदी जा रही हो। आशा की ठोड़ी पकड़कर विनोदिनी ने कहा, हाँ बहन, जाने का समय आ गया। कभी तुमने मुझे प्यार किया था, अब अपने सुख के दिनों में उस प्यार का थोड़ा सा अंश मेरे लिए रखना बहन, बाकी सब भूल जाना। महेंद्र ने आकर नमस्ते करके कहा, माफ करना भाभी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। विनोदिनी ने कहा, तुम भी मुझे माफ करना भाई साहब, भगवान तुम लोगों को सदा सुखी रखें। आप सुन रहे थे कहानी बैरल के साथ रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।